ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। FR F7 के सेक्शन है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। IS 16 property plan and equipment requires an asset to be measured at cost on its original recognition in the financial statements. EW uses its own staff assisted by the contractors when required to construct a new warehouse for its own use. ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर द कॉस्ट लिस्टेड बिलो शुड बी कैपिटलाइज और एक्सपेंस। ठीक है, सो क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, क्लियरेंस ऑफ साइट प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन क्या होगी ये? इसको क्या होना चाहिए? क्या ये कैपिटलाइज होनी चाहिए या ये एक्सपेंस होनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि भाई क्लियरेंस ऑफ द साइट जो कंस्ट्रक्शन से पहले होती है इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ज़ाहिर साफ ये क्लियरेंस होगी वगैरह तो ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, तो इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। प्रोफेशनल सर्वे फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी कैपिटलाइज होगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उसके बगैर कंस्ट्रक्शन किस तरह होगी। ईडब्ल्यू ओन स्टाफ वेजेस फॉर टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि स्पेसिफिक टू द कंस्ट्रक्शन है, स्टाफ कॉस्ट लग रही है, इसलिए इसको कैपिटलाइज करेंगे, वरना नहीं करते। अ पर्सन ऑफ EW एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट चाहे कंस्ट्रक्शन होती ना होती, लगनी तो थी, तो एक्सपेंस होगी। On 1st July 2004, experimenter opened a chemical reprocessing plant. The plant was due to be active for 5 years until 30th June 2009. ठीक है, when it would be decommissioned at 1st July 2004, the cost of decommissioning the plant were estimated to be 4 million. In 5 years' time, experimenter considers that a discount rate of 12% is appropriate for the calculation of a present value, and the discount factor at 12% for 5 years is 0.567। ठीक है, तो अब क्या सीन है भाई? कॉस्ट ऑफ डीकम्युनिशनिंग जो है वो इसको अज्यूम किया जाता है कि ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में लेकर आएंगे। जब ये पहली दफा रिकग्नाइज होगी, पहली दफा कब रिकग्नाइज हो रही है? 1 जुलाई X4 को। अमाउंट जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट में आएगा वो डीकमीशनिंग कॉस्ट आएगा प्रेजेंट वैल्यू पे, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी उसकी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वो कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, जो कि इस केस में हमारा कितना आ रहा है? वो आएगा 4 मिलियन की कॉस्ट है। ठीक है, 4 मिलियन की कॉस्ट है और 12% है। 12% का डीकमीशनिंग वो डिस्काउंट फैक्टर 0.567 है, ये आ जाएगा 2.268 मिलियन। तो भाई हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगी 2.268 मिलियन से। ठीक है, जो प्रोविजन है डीकमीशनिंग कॉस्ट का वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2.268 मिलियन से। ठीक है, अच्छा जी, एसिड हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है ओवर द लाइफ ऑफ 5 इयर्स। तो एडिशनली क्या है कि डिकमिशनिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी किस पे? 4 मिलियन। 4 मिलियन तक जाएगी अगले 5 सालों में। क्यों? क्योंकि हर साल फाइनेंस कॉस्ट ऐड होगी, हर साल फाइनेंस कॉस्ट ऐड होगी 12% के हिसाब से। तो इस साल यानी कि जून X5 में कितनी हो जाएगी? 2.268 मिलियन है। ठीक है, इसको इस पे आप 12% अप्लाई कर दें, ये आ जाएगी आपकी 272,160। ठीक है, तो इससे आपकी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हो जाएगी 272,160 से, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट 272,160 से क्रेडिट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त सीन हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, आप इसकी अगर हम लोग डेप्रिसिएशन करने बैठे, डेप्रिसिएशन कितनी होगी भाई? 2.268 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, कितना आ जाएगा? 453,600। और एक फाइनेंस कॉस्ट हमारी आ रही है 272,160। तो ओवरऑल जो चार्ज है हमारा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कितना रहेगा? 725,760। ठीक है, 725,760 जाएगा। बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे। एन एंटिटी परचेज फॉर 6 मिलियन प्रॉपर्टी लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन 1 जुलाई X3 को। ठीक है, द लैंड एलिमेंट ऑफ द परचेज वॉज 1 मिलियन। लैंड 1 मिलियन का था। बिल्डिंग की लाइफ थी 50 ईयर्स। इसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो थी, नील थी। ऑन 30th June X5 द प्रॉपर्टी वॉज रिवैल्यू टू 7 मिलियन। 7 मिलियन पे इसकी रिवैल्यूशन हो जाती है, ऑफ विच लैंड एलिमेंट वॉज 1.24 मिलियन एंड द बिल्डिंग 5.76 मिलियन। On 30th June 2007, the property was sold for 6.8 million. What is the gain on disposal of the property that would be reported in the statement of property profit or loss for the year to 30th June 2007? तो जनाब आइए चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। लैंड, बिल्डिंग, टोटल। लैंड कॉस्ट है मेरी 1 जुलाई 2000 X3 1 मिलियन की। बिल्डिंग है मेरी 5 मिलियन की। टोटल मेरा आ गया 6। ठीक है, बिल्डिंग की मेरी डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 0.1 मिलियन इंटू 2। यह आ जाएगा पॉइंट 0.2। ठीक है, यह आ जाएगा 0.2 टोटल में से। तो भाई कितना रह गया हमारा? 1। ये आ गया 4.8 और ये हमारा रह जाएगा 5.8। अब क्या होता है? अब हमारी कैरिंग अमाउंट आ गई एसेट की 30th June X5। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन हमारा हो जाएगा कितने का? लैंड एलिमेंट का हुआ था 0.24 का, इसका हो जाएगा 0.96 का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टोटल हमारी 1.20। ठीक है, तो रिवैल्यूड अमाउंट मेरा कितना हो गया? 1.24, 5.76 और ओवरऑल मेरा होगी 7। ठीक है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन मेरी आ जाएगी 5.76 डिवाइडेड बाय 48 ईयर्स। यह आ जाएगा 0.12 मिलियन आ जाएगी पर ईयर। तो इसको 2 साल पे करें, यह आ जाएगी 0.24। 0.24 निकाला, यह आ जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट 30th June X7 को। ये मेरा आ जाएगा 1.24। ये आ जाएगा 5.52। ये मेरा आ गया 6.76। ठीक है, डिस्पोजल प्रोसीड कितना हुआ मेरा? 6.8 का। तो गेन मेरा कितना आ जाएगा? 0.04। तो गेन ऑन डिस्पोजल मेरा आ गया $40,000 का। गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। 1.2 मिलियन बैलेंस आ जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से दूसरे पे और रिपोर्टेड किया जाएगा इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। सो आई होप क्लियर है। अगर आपने इसका देखो आंसर 20 सिलेक्ट करा है तो भाई इसमें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना 30th June से 30th June X7 के दरमियान का, वो लेना भूल गए। अगर आपने सी आपका आंसर आ रहा है
तो ये बेस करता है प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल डेप्रिसिएशन। अगर आपने डी सिलेक्ट करा है तो इनकरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है रिमेनिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A manufacturing entity receives a grant of 1 million towards the purchase of a machine on 1st January X3। ठीक है, grant will be repayable if the entity sells the asset within 4 years, which it does not intend to do. The asset has a useful life of 5 years. What is the deferred income liability balance at 30th June X3? चलें, अब इसको करते हैं भाई। तो ग्रांट जो है वो रिलीज होनी चाहिए ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। और इस पॉसिबिलिटी पे नहीं होगी कि जी आइटम जो है वो अपने रीपे करना है वगैरह वगैरह। तो 1 मिलियन जो है आपका, ये देखो 5 ईयर्स की लाइफ है। सो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 200,000। ठीक है, अब ये 200,000 आना चाहिए 30th जून को। इसने 30th जून का पूछा ना, शुरू जनवरी में हुआ, तो 30th जून का पूछा आपसे। तो 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स की इनकम आप कितनी रियलाइज कर लोगे 30th जून? इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 100,000। 100,000 आप इनकम रिलीज कर लोगे और ईयर एंड पे 1 मिलियन में से, ये 1 मिलियन में से आप 100 निकाल दो, कितना आ गया? 900,000 की आपकी क्या आ जाएगी? डेफर्ड इनकम आ जाएगी, जो कि आप लाइबिलिटी में दिखाओगे। ठीक है भाई, 900 लाइबिलिटी में आप दिखाओगे। फिर आप आ जाए ऑन 1st January 2000 X1, stay received 1 million from the local government on the condition that they employ at least 100 staff each year for the next 4 years. So due to an economic downturn and reduced consumer demand on 1st January X2, stay no longer needed to employ any more staff and the conditions of the grant required full repayment. What should be recorded in the financial statement on 1st January 2000 X2? ठीक है, तो रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय 750,000 या रिड्यूस डेफर्ड इनकम, अच्छा जी, रिड्यूस डेफर्ड इनकम बाय 750,000 एंड रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ 250,000। तो भाई बी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। दूसरे ऑप्शंस आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब करेक्ट आंसर मिल जाए जो। तो ये रेवेन्यू ग्रांट है, ठीक है। और इसको रिलीज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ओवर द 4 years लाइफ। बाय द एंड ऑफ ईयर 1, 250,000 जो है वो क्रेडिट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। 750,000 जो है वो आपका डेफर्ड इनकम में आएगा। और इस पॉइंट पे अमाउंट जो है वो रीपे होगा। इसका मतलब ये है कि डेफर्ड इनकम जो है वो रिमूव हो जाएगी और 250,000 जो है इनकम वो प्रीवियसली आपकी रिकॉर्ड हो गई है। अगर आपने ए सिलेक्ट करा है तो आपने जो है वो रिमूव नहीं करा है इनकम को पिछले साल में से, और सिलेक्ट सी सिलेक्ट करा है तो ये आपने मिस कर दिया 250,000 को, जो कि रिलीज होना चाहिए था प्रीवियस साल में। और अगर आपने डी सिलेक्ट करा है तो भाई आपने एरर्स करे हैं ओवर द, के जो ग्रांट को डेफर करने का जो है वो आपने नहीं करा है, उसमें एरर्स वगैरह कर दिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय स्कूप कंपनी would be classified as an investment property? अच्छा जी, a property that had been leased to a tenant which is no longer uh, required and is being held for sale? No. Land purchase for its investment potential. Planning permission has not been obtained for building construction of any kind. So B इसका आंसर आ जाएगा। एसेट ए जो है वो क्लासिफाई आएगा नॉन करंट एसेट। हेल्ड फॉर सेल के अंदर नॉन करंट एसेट जो है वो हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में आ जाएंगे। एसेट सी और डी जो है वो दोनों क्लासिफाई होंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में। तो इसका सही आंसर आपका बी है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भाई।
During the current year, an entity had in place 1 million of 6% loan finance and 2 million of 9% loan finance. Okay, it constructed a new factory which cost 600,000 and this was funded out of the existing loan finance. The factory took 8 months to complete. To the nearest thousand, what borrowing cost should be capitalized? तो भाई इसकी हमें जरूरत है करने की, इसको हम करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी 1 मिलियन पे कितना है, 6%। ठीक है, 2 मिलियन पे है 9%। ओवरऑल लोन कितने का, 3 मिलियन, तो ये आ जाएगा आपका 8%। अच्छा जी, अमाउंट जो कि कैपिटलाइज होगा वो कितना होगा, 600,000। साल के 8 महीने, 8 महीने इसको यूज करा है, 8 मंथ्स यूज करा है। ठीक है, और 8% है, ये आ जाएगा 32,000। सो हमारा 32,000 आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is correct? If the revaluation model is use of property, plant, and equipment, revaluation uh, must subsequently be made with the sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date. तो भाई ये सही बात है कि इसको रेगुलरली करना है कि कोई मटेरियल डिफरेंस ना है। दूसरा क्या है, when an item of property, plant, and equipment is revalued, there is no requirement that the entire class of asset to be the item belongs must be revalued। भाई ये फॉल्स है। जब एक एसेट एक क्लास का रिवैल्यू हो रहा है तो सारे उस क्लास में जो एसेट सारे होते हैं उनको रिवैल्यू करना होता है। तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। फिर पूटल कंपनी receive government grant of 60,000 on 1st September 2004. The condition of the grant that Portal company must employ a local worker on a full-time contract over a 5 years period. Portal company expects to meet the condition of the grant. The full grant has been recorded as other income for the year ended 31st December 2004. What is the adjustment required to account correctly for the grant as at 31st December 2004? अकाउंट आपका नाम आ रहा है और वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ग्रांट जो है वो आपकी कितने की है? ग्रांट है आपकी 60,000 की। ये रिप्रेजेंट कर रही है कितनी भाई, 60,000 की ग्रांट है, लाइफ कितनी है, 5 इयर्स। ठीक है, तो भाई 5 इयर्स के ऊपर यानी हर साल आपकी कितनी, 12,000। ठीक है, हर साल में कितने महीने, 12 महीने, तो भाई हर महीने की ये आपकी बन रही है 1,000। तो 4 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से, 4 मंथ्स के हिसाब से 1,000 इंटू 4 करें तो भाई आपकी 4,000 ग्रांट बनती है पर मंथ। ये पर मंथ का हिसाब आ गया, ठीक है। तो जो आपकी इनकम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 31st December 2000 को, ये 4,000 ये आपकी इनकम होगी, बाकी 56,000 जो है वो आपकी डेफर्ड इनकम यानी कि आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब यहाँ पे आपकी जो करेक्टिंग एंट्री है, करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी भाई, अदर इनकम उसने गलत क्रेडिट कर दी थी उसको डेबिट कर देंगे 56,000 से। और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर देंगे 56, बोलो, थाउजेंड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, 56,000 से ये हो गया हमारा। ठीक है, सो अदर इनकम आपकी डेबिट हो जाएगी 56,000 से। सॉरी, अदर इनकम कितनी, 56,000 से। और क्रेडिट हो जाएगी आपकी डेफर्ड इनकम 56,000 से। क्लियर हो गया, आ रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Tibet acquired a new office building on 1st October X4. Its initial carrying amount consisted of land कितना है, 2,000 का,
बिल्डिंग स्ट्रक्चर है आपका 10,000 का, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है 4,000 का, टोटल आ गया 16,000। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड कंडीशन कितनी है भाई? 25 ईयर्स इसकी है। लैंड की 10 ईयर्स जो है, सॉरी, बिल्डिंग की है 25, और एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की 10 ईयर्स। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है उसकी रिप्लेसमेंट ड्यू हो गई है। इट इज एस्टिमेटेड कि ओल्ड सिस्टम विल बी डिसमेंटल फॉर 500,000। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, मजेदार सीन हो जाएगा। आओ खाएं टमाटर, मजेदार मजेदार मजेदार। तो भाई रेगुलर प्रैक्टिस करते रहा करो, रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हो, तो यही रीजन है कि आपका एग्जाम्स में फिर आप स्ट्रगल करते हो। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इवन द लेजेंडरी, आप प्लेयर्स के नाम आपको कितने के बताऊं? जो लाइक फॉर एग्जांपल वसीम अकरम, मैच हो ना हो, सुबह 8 बजे रहते थे, रात को 6 बजे तक बॉलिंग पे बॉलिंग, बॉलिंग पे बॉलिंग। ठीक है, लेजेंडरी क्रिकेटर थे शायद सचिन तेंदुलकर, इंडिया के। उनके बारे में वो खुद एक इंटरव्यू में बोलता है कि यार मैं अपनी शादी के अगले दिन जो है वो नेट प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो भाई डेली बेसिस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस किया करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने अपने पास होने के चांसेस बढ़ाओगे। एनीवेज, लैंड हमारा डेप्रिशिएट नहीं होता है 2000 पे। बिल्डिंग स्ट्रक्चर आ जाए 10,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाए? 9,800। 6 मंथ्स का है भाई, सिर्फ 6 महीने के लिए यूज थी, यूजफुल थी ये बिल्डिंग तैयार होने के बाद, इसलिए। आ जाओ अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारा 4 मिलियन का था, तो 4,000 लिया। ठीक है, 500,000 जो है इसकी वो थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो निकाल दी, डिवाइडेड बाय 10, ये भी 6 मंथ्स पे आएगा। ये आ गया 3,825। इन सब का टोटल करा तो 15,625 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ए हो गया। आगे चलें भाई। The following trial balance sector relates to the property which is owned by Wheaton as at 1st April 2004। प्रॉपर्टी एट कॉस्ट कितनी होगी? 20 ईयर यूज ओरिजिनल लाइफ होगी। 12,000 की accumulated depreciation as at 1st April 3,600 on 1st October X4। Following a sustained increase in property prices, Wheaton revalued its property to 10.8 million। मजेदार है क्वेश्चन, ये भी करते हैं भाई। ये ईयर एंड आ गया। ठीक है, 31 मार्च। फर्स्ट यहाँ शुरू हो रहा है आपका साल अप्रैल को, तो ये साल शुरू हो रहा है आपका 1 अप्रैल X4 को। 31 मार्च X5। ये आ गया आपका। ठीक है, तो 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर में ये आया आपके पास। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन होगी, तो 12 मिलियन या 12,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगी आपकी 300,000। 300,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, एक चीज हो गई। ठीक है, फिर 6 मंथ्स डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे कहीं डेप्रिसिएशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी अब इसकी वैल्यू हो गई थी एसेट की 10,800। ठीक है, 10,800 हो गई थी। तो जनाब, अब क्या सीन होगा? 10,800, इसकी वैल्यू हो गई थी, लाइफ थी 13.5 ईयर्स।
बाकी की 6 महीने की डेप्रिसिएशन ये आ गई। ये आ जाएगी आपकी 400,000। तो साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? साल की डेप्रिसिएशन हमारी एक ये हो गई 400,000, और एक ये हो गई 300,000। टोटल कितनी हो गई? 700,000। तो वो हमसे उसने यही पूछा है यहाँ पे। हाँ, साल का डेप्रिसिएशन चार्ज पूछा है, 700,000 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IS-20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रू? अ गवर्नमेंट रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग। गलत बात कह रहा है। अच्छा जी। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। सही बात कह रहा है, 20 का आंसर हो जाएगा। हो गया। 20 का आंसर हो गया। 700। एक आंसर इसका बी हो गया। दूसरा, दूसरी बात पूछी इसने, फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये सी आ जाएगा इसका। ये दूसरा आंसर, ठीक है। आइटम ए अगर आपने सेलेक्ट करा था तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि डेफर्ड इनकम मेथड यूज हो सकता है। आइटम डी भी गलत है, क्योंकि कोई भी रीपेमेंट जो है वो करेक्टेड होती है इन द करंट पीरियड, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होती। आगे, Smithson Company purchased a new building with 50-year life for 10 million on 1st January X3. On 30th June X5, Smithson Company moved out of the building and rented out to third parties on a short-term lease. Smithson Company uses the fair value model for investment properties. At 30th June X5, fair value of the property कितनी है? 11 million, और 31st December X5 को वो कितनी होगी? 11.5 million। Total net amount जो कि what is the total net amount to be recorded in the statement of profit or loss in the respect of the office for the year ended 31st December X5? नेट इनकम पूछ रहा है कितनी होगी। तो आए जी, इसको सॉल्व करें। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आ गया 30 जून, ठीक है। यहां तक जो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ठीक है, वो कितनी हो रही है? 10 million डिवाइडेड बाय 50 years इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, कितनी है? 100,000। अब उसके बाद क्या है, एसेट जब ट्रांसफर होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो वो ज़ाहिर है वो रिवैल्यू होगा, उसको करेंगे अकॉर्डिंग टू द फेयर वैल्यू, जो कि 11 million है। और इस डेट पे एसेट जो है उसका चेंज यूज हो गया, और अब इसका जो गेन है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, में जाएगा, ना के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो इस डेट से फेयर वैल्यू मॉडल जो है अब आपका यूज हो रहा है। कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर नहीं होगी, एसेट जो है वो रिवैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू, और गेन और लॉसेस जो है वो आपके कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो जो गेन आ रहा है आपका, जो आपका गेन आएगा यहां से, वो कितने का आएगा? 500,000 का आएगा, ठीक है। जिसमें से आप निकाल लोगे 100,000 डेप्रिसिएशन निकाल लो, तो 500 - 100, आपका ओवरऑल गेन कितने का आ गया? 400 का आ गया, ठीक है। ओवरऑल गेन कितने का आ गया आपका? नेट इनकम आ गई आपकी 400,000 की। आज वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलबर्ट कंपनी टू आउट 57.5 million लोन, 10% इंटरेस्ट रेट है। 1st January Act 6 to build a new warehouse during the year. Construction of the warehouse began on 1st February Act 6 and was completed on 30th November. As not all the funds were needed immediately, Gilbert invested 2 million in 4.5% bond from 1st January to 1st May. What are the total borrowing costs to be capitalized in respect of the warehouse? तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो, इंटरेस्ट सिर्फ कैपिटलाइज होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन,
जो कि कब से कब तक है, 1 फरवरी से ऑनवर्ड है। तो जो कि कैपिटलाइज होगा 1 फरवरी से, ये 1 फैब है और ये 30 नवंबर है, यहां तक ये कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अब इसमें कितने मंथ्स बन गए? 10 मंथ्स बन गए। इन 10 मंथ्स पे आपने अप्लाई करना है 7.5 मिलियन इंटू 10%, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 625,000। 625,000 आ गया, एक चीज। दूसरी, एक ये आ गई, अब टेम्परेरी एक इन्वेस्टमेंट हुई थी, एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि नेट ऑफ कर देगी कैपिटलाइज अमाउंट को। ठीक है, वो कब से कब हुई थी? वो हुई थी 1 फैब से 1 मई तक। ठीक है, कितनी हुई थी? 2 मिलियन हुई थी। कितना इंटरेस्ट रेट था? 4.5% था। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ गया आपका 22,500। तो इसको आप करें, 625 माइनस 22,500, ये आ जाएगा हमारा 600 टू 500। तो ये आपका हो गया 600 एंड 2 500, इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अब Croft acquired a building with a 40-year life for its investment potential for 8 million on 1st January 2000 X3 at first 31st December X3. The fair value of the property was estimated at 9 million and cost to sale estimated at 200,000। ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई क्वेश्चन ये वाला। 9 मिलियन में से 8 मिलियन आप लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेके चले रहोगे। कॉस्ट टू सेल जो है वो इग्नोर हो जाएगी। क्रॉफ्ट जो है फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा है, तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज बिल्डिंग पे नहीं होगा। तो इट्स 1,000, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होंगे और समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब कोई भी सवाल हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। और आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।